हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि कल के डेट में आपने देखा होगा, भारी मात्रा में बहुत सारे बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा उनको भेजा गया था। अब जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, उनका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीजों को समझेंगे। हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है, जाहिर सी बात है, वेरीफाइड होता है तभी पैसा आता है, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो, फिर भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिले। अब स्कॉलरशिप का भाई जाहिर सी बात है कि फॉर्म वेरीफाइड है तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो डीडब्ल्यू की नोटिफिकेशन है, इसके माध्यम से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन चीज है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सारी चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे दिख रहा होगा। वरीयता क्रम का निर्धारण कैसे, किन बच्चों को वरीयता दी जाती है। इसमें कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है कि कम से कम चलिए इस बार लाभ न मिले, लेकिन आगे चल के तो लाभ मिले। पता चले कि आगे भी आप यही गलती करें। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा। सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पहले नवीनीकरण, यानी कि जो पहले रिन्यूअल वाले छात्र होते हैं उनको वरीयता दी जाती है। नवीनीकरण एवं तदुपरांत नए छात्रों को उनके गत वर्ष के अंकों के घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम 50% न्यूनतम अंक की सीमा तक छात्रवृत्ति एवं शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों में से पात्र पाए गए सही डेटा वाले छात्र छात्राओं को उनके आधार सीडेड एवं एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खाते में आंतरित करके भुगतान की जाएगी। यानी यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है कि सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है, जो स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाता है, वो रिन्यूअल वाले बच्चों को भेजा जाता है। उसके बाद से जो नए छात्र छात्राएं होते हैं उनको भेजा जाता है। कम से कम आपका जो प्रीवियस ईयर में जो परसेंटेज होना चाहिए, वो कम से कम करिए कि 50% होना चाहिए। और इसमें भी अब ये 50% कम से कम है, हाँ, इतना होना ही चाहिए। इसके ऊपर भी अगर आपका होता है, जैसे मैंने आपको फंड के बारे में बताया था कि अगर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में मान लीजिए कि एक का 80% है, एक का 78 है, एक का कह लीजिए कि 75 है, एक का 74 है और एक का कह लीजिए कि 71 है। तो सबसे पहले 5 बच्चों को मान लीजिए कि स्कॉलरशिप का पैसा देना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और विभाग के पास इतना पैसा है कि वो 3 ही बच्चों को दे सकता है। तो ऊपर से जो 3 परसेंटेज वाले होंगे, हाई परसेंटेज वाले, उनको इसका लाभ मिल जाएगा। इन दोनों बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जबकि इनका भी परसेंटेज भाई जाहिर सी बात है 50% से ऊपर ही है, 71 है, 74 है। लेकिन फंड में जिस हिसाब से पैसा रहता है तो ऊपर से वरीयता दी जाती है सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीज, वही चीज बताया गया है कि गत वर्ष के अंकों के घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम 50% न्यूनतम अंकों की सीमा तक छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों में से पात्र पाए गए सही डेटा वाले छात्रों को उनके आधार सीडेड एवं एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में जो है धनराशि आंतरित करके भुगतान की जाएगी। यानी कि चलिए पहले तो आपका फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है कि हाँ, आवेदन पत्र में पात्र पाए गए सही डेटा वाले छात्र छात्राओं को उनके आधार सीट में पैसा वगैरह भेजा जाएगा, तो आपका फॉर्म वेरीफाइड है। उसके बाद से वेरीफाइड के बाद से ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि हाँ चलिए आपका परसेंटेज कितना है, ठीक है, बजट के बजट वगैरह है या फिर नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब चलिए जो दूसरा मेन पॉइंट है, यहाँ दिख रहा होगा आपको तीसरे नंबर पॉइंट पे कि छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एक समान होने की दशा में, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका भी 60% है और आपके दोस्त का भी जो परसेंटेज है 60% है। अब इस केस में भाई किसको लाभ मिलेगा? मान लीजिए सपोज कीजिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एक बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का पैसा बचा हुआ है, सेम कैटेगरी है, ठीक है, तो आपका भी 60% है, आपके दोस्त का भी 60% है, तो किसको इसका लाभ मिलेगा? तो यहाँ देखिए, छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जाएगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात छात्र छात्रा की आयु के घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में वितरण किया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि परसेंटेज वगैरह सेम पाया जाता है, तो जो ज्यादा एज वाले बच्चे रहेंगे सबसे पहले वरीयता उनको दी जाएगी। यहाँ पे ये समझ गए कि मान लीजिए कि चलिए परसेंटेज का क्राइटेरिया तो है, अगर परसेंटेज मान लीजिए कि बच्चों का सेम, भाई जाहिर सी बात है कि सेम परसेंटेज वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे कभी कभी होते हैं, हजारों बच्चे होते हैं, तो उसमें वरीयता किसको दी जाएगी? तो जिसका एज ज्यादा होगा उसको पहले वरीयता दी जाएगी। देखिए, इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एवं आयु दोनों सेम होते हैं, मान लीजिए कि परसेंटेज भी आपका 60% है, आयु भी मान लीजिए कि दोनों बच्चों का 25-25 साल है, तो दोनों सेम होते हैं,
तो छात्र-छात्रा के नाम के अल्फ़ाबेटिक ए टू जेड क्रम में शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा। यानी कि अगर आपके परसेंटेज सेम है, एज भी सेम है, तो आपका नाम यहाँ ए से है, बी से है, तो मान लीजिए कि एक दोनों का एक का परसेंटेज 60 है, दूसरे का परसेंटेज भी 60 है, एक का एज 25 है, दूसरे का भी एज 25 है। उसके बाद से आपका नाम देखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिक तरीके से देखा जाएगा। अगर आपका नाम ए से होगा तो आपको वरीयता दे दी जाएगी। अगर आपका नाम मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, दोनों में सेम वही दोनों ये चीज़ सही है, दोनों का सेम है, लेकिन एक का नाम ए से है, एक का नाम बी से है, तो पहले जो वरीयता दी जाएगी, ए वाले बच्चों को दी जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत, आयु एवं अल्फ़ाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में अब मान लीजिए कि तीनों चीज़ें आपकी एक समान है, आपके कह लीजिए कि एज भी सेम है, परसेंटेज भी सेम है और अल्फ़ाबेटिक क्रम में आपका भी नाम ए से है और आपके दोस्त का भी नाम ए से है, तो प्रथम आगत, प्रथम पावत के आधार पर शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र-छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के भरने की तिथि व समय से किया जाएगा। अब मान लीजिए कि सारी चीज़ें सेम हैं, तो तब किस बच्चे को वरीयता दी जाएगी? तब जो बच्चा पहले फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, तब उसको वरीयता दी जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे छठा नंबर पॉइंट दिख रहा होगा, सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गई शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष 50% या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जाएगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही जो नए अभ्यर्थी होंगे को वितरित की जाएगी। यानी कि पहले तो आपको मालूम है कि नवीनीकरण वाले छात्र छात्राओं को वरीयता दी जाती है, उसके बाद ही कह लीजिए कि जो नए बच्चे होंगे उसी में से उसी बजट की उपलब्धता के अनुसार उनको वितरण किया जाएगा। अब बहुत सारे फ्रेश बच्चे होते हैं जो कहने लगते हैं सर मेरा तो पैसा आया ही नहीं है, मेरे दोस्त वगैरह का जो सीनियर वगैरह थे उनका पैसा आ गया है, तो पहले जो वरीयता दी जाती है वो नवीनीकरण अर्थात कह लीजिए कि जो आपके सीनियर होते हैं, जो सेकंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको दी जाती है। यहाँ पे देखिए निर्धारित समय सारणी के उपरांत किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अथवा कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला जाता है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जिन छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा उनको विलंबित श्रेणी मानते हुए वरीयता में सबसे नीचे रखते हुए धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त नियमों में उल्लेखित वरीयता का पालन करते हुए निर्धारित तिथि के अनुसार छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ कि जब भी फॉर्म फिलअप हो, मान लीजिए कि आपकी डेट आ गई है, उसके 10-15 दिन बाद जैसे ही वेबसाइट करिए कि स्टार्ट होती है, चलना सही से चलना करिए कि स्टार्ट हो जाती है, तो पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी डेट समाप्त हो गई, देखा होगा आपने 2-3 शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। इस बार भी एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं का 3 शिफ्ट में हो रहा है, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं का 2 शिफ्ट में हुआ था। तो जो बच्चे पहली शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप कर दिए थे, उनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जो बच्चे दूसरी शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किए थे, उनको स्कॉलरशिप मिलने के कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि पहले जो वरीयता दी जाती है वो पहले वाले बच्चों को दी जाती है। उसके बाद से अगर आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा बचता है, आपका फॉर्म वेरीफाइड होता है, तब जाकर के आपके ऊपर सोच विचार किया जाएगा। तब तक आपका करिए एक तरीके से देखिए विलंबित तरीके से पेंडिंग वाली श्रेणी में माना जाएगा कि हाँ चलिए पहले वाले बच्चों को जब मिल जाएगा उसके बाद से ही आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये काफी जरूरी चीज है कि हाँ अगर आप फॉर्म को करिए कि पहले नहीं फिलअप करते हैं तो हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ न मिले। मान लीजिए कभी आपका फॉर्म वेरीफाइड भी है और फंड में पैसा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं सबसे पहले उनको भेज दिया गया है, फंड में पैसा वगैरह खत्म हो गया है, आपका फॉर्म वेरीफाइड का वेरीफाइड रह गया है, आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है। तो ये काफी जरूरी चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का पैसा अभी तक नहीं आया है उनका पैसा अब आएगा या फिर नहीं। तो ये देखिए आपकी कैटेगरी के फंड के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका पीएफएमएस पे अपडेट भी हो गया होगा। अभी आपने देखा होगा जो पीएफएमएस की वेबसाइट है उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है 31 मार्च 2025 तक के लिए बंद कर दिया गया है। जो आपका पेमेंट डिटेल्स वगैरह होता है, उसको पेमेंट स्टेटस होता है, उसको अब आप नहीं चेक कर पाएंगे। उसमें सारी स्थिति पता चल जाती थी कि हाँ आपका अप्रूव्ड हो गया है, ट्रेजरी साइन हो गया है और अब पैसा आपका बैंक में भेजा जाता था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें अब बंद कर दी गई है 31 मार्च 2025 तक। उन सारी चीजों को अब बंद कर दिया गया है, उन सारी स्थिति को आप पता नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हो सकता है कि शासन स्तर से फिर से नोटिफिकेशन जारी हो, या फिर अगर शासन के पास अर्थात कहिए कि आपके कैटेगरी के फंड में पैसा नहीं होगा तो वो आपके स्टेटस में जो आपके स्कॉलरशिप का मेन स्टेटस होता है उसमें जैसे कि आपका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखाता है, उसमें वो शो करा देंगे कि हाँ आपकी जो कास्ट कैटेगरी होगी उसमें कहिए कि आपके स्कॉलरशिप के फंड में पैसा नहीं है, जिसके कारणवश आपका पैसा नहीं भेजा गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप वेट कीजिए। अभी आपको थोड़ा बहुत घबराना नहीं है बहुत ज्यादा।
अभी 31 तक आप वेट कर लीजिए, वित्तीय वर्ष तक आपका पैसा वगैरह आता है। अगर बाद में चल के वो फंड वगैरह तैयार करते हैं नए वित्तीय वर्ष में, तब भी आपका पैसा आ सकता है। जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा, मार्च में आया था, अप्रैल में आया था, मई तक आपका पैसा वगैरह आया था। तो ये तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे कभी-कभी आवाज़ वगैरह उठाते हैं ट्विटर वगैरह पे, या फिर कहिए कि न्यूज़ वगैरह में खबर वगैरह जाती है चैनल के पास, जो कहिए कि न्यूज़ चैनल होते हैं, तो वहाँ से कभी-कभी कुछ काम वगैरह हो जाता है कि चलिए वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी आपको पैसा वगैरह देखने को मिल जाता है। लेकिन जो मेन होता है वो वित्तीय वर्ष तक ही होता है। तो अभी आपको 31 तक वेट करना है। उसके बाद से अगर उसके आस-पास तक अगर आपका एक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद से अगर नहीं आता है, तो वो आपके स्टेटस में, जो आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस है, उसमें शो कराया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि हाँ, क्यों आपका पैसा नहीं आया है। तो जिन बच्चों का पैसा आ गया चलिए, तो उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है, उनके लिए थोड़ी बहुत बुरी खबर है कि हो सकता है कि आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा खत्म हो गया होगा और आपके स्टेटस में शो होने लगे। तो अभी आप 31 तक वेट कर लीजिए, 31 के आस-पास तक हो सकता है कोई अपडेट वगैरह आपको देखने को मिल जाए। पीएफएमएस की वेबसाइट अभी आपकी नहीं चलेगी, 31 तक आपकी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से बुरी खबर है उन बच्चों के लिए जिनके स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। अब देखिए आगे क्या होता है, स्थिति क्या होती है, आगे जो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, जो अपडेट वगैरह आएगा, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आपको बता दूँगा। वैसे आपको क्या लगता है, अब आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं मिलेगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।